नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ बात करने के लिए इस समय मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। रवि जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल बहुत सीधा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार 150 पार, कांग्रेस कह रही है कि 27 साल का शासन है और इस बार हर हाल में कांग्रेस सरकार बना लेगी। पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर पार्टी को अपने बारे में बड़ी बड़ी बात करने का अधिकार है और जहां तक विपक्षियों का सवाल है, दिन में सपने दिखाने पर तो कोई पाबंदी नहीं है जी। लेकिन आपने कहा 27 साल से पावर में, और ये भारत के लोकतंत्र की एक बहुत अनोखी बात है। आप तो बड़े अनुभवी पत्रकार हैं अमित जी, कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पर क्यों नहीं है आपकी राय में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम कहां बैठे हैं? साबरमती रिवर फ्रंट पर। जी। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था छात्र जीवन में, तो यहाँ हमारा अधिवेशन था। मैं पहली बार अहमदाबाद आया था। कौन सा साल हो गया लगभग? ये है आपके 70 के दशक का अंतिम साल। जी जी जी। ये एक नाले के समान थे, साबरमती नदी। मैं रो पड़ा। हमने कहा इसी को बचपन से पढ़ा था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और आज देखिए, यहीं पर आपसे बात कर रहे हैं। ये अटल ब्रिज है, सुंदर पाक निर्मल जल है। यही तो है ना विकास। ऐसा क्यों आरोप भारतीय जनता पार्टी में हर चुनाव पे लग जाता है कि आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, ध्रुवीकरण करने का प्रयास करते हैं? देखिए, मैं दो तीन बातें कहूंगा। अच्छा कि आपने सवाल किया। साथ सबका विकास, तो सबका विकास की बात होती है कि नहीं? अगर गुजरात के हर गांव में बिजली गई तो अल्पसंख्यक गांव में गई या नहीं गई? अगर टीका लगा, वैक्सीन मुफ्त, तो भारत के हर को लगा कि नहीं लगा 200 करोड़ में? अगर बैंक अकाउंट खुले तो सबके खुले या नहीं खुले? मैं डिजिटल इंडिया देख रहा था प्रधानमंत्री के निर्देश पर, तो डिजिटल इंडिया आज सबके पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? लेकिन जब देश के गृह मंत्री रेडिकलाइजेशन यूनिट बनाने की बात करते हैं, तब दूसरी तरफ से आरोप आता है। आपने बहुत सही कहा, मुझे इसका जवाब देने दीजिए। जी जी। और ये आपके चैनल पर इसको देना बहुत जरूरी है। क्या पीएफआई के लोग रेडिकलाइजेशन नहीं करते हैं क्या? आज इंटरनेट के माध्यम से कई भोले भाले अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को नहीं फंसाते हैं क्या? पर चुनाव से आन पहले क्यों नहीं? मैनिफेस्टो में कहा है और राजनाथ जी ने कहा ये तो राष्ट्रीय स्तर पर काम होना चाहिए। तो अगर हम देश के नौजवानों को मुख्य धारा में आने के लिए इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो अच्छी बात है, क्या समान होना चाहिए। और मैं भी जानता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के बहुत से लोग रेडिकलाइजेशन को लेकर बहुत परेशान है। ये क्या हो रहा है? खत्म होना चाहिए। ये देश जितना हमारा है, देश उतना उन्हीं का, उनका भी है। कर्फ्यू वाली बात क्यों बीजेपी को याद दिलानी पड़ी? बोला कि 2002 में हमने ऐसे सबक सिखाया, अब कर्फ्यू नहीं लगता। ये कर्फ्यू वाली बात क्यों याद दिलानी पड़ी? अगर विकास इतना है, काम इतना है, काम बोल रहा है तो? जवाब बहुत स्पष्ट है। एक बार अपनी टीम को कहिए कि अहमदाबाद में कितने दंगे हुए थे, याद निकाल ले। 100 के ऊपर हुए थे, याद है आपको? इधर तो आज क्या सख्ती की गई। आज अहमदाबाद हो या बड़ौदा हो या सूरत हो, मुंबई के माफिया हफ्ता वसूलते थे कि नहीं वसूलते थे? आज तो ठंडा है ना। इसे ही कहते हैं सुरक्षा। और मैं बिहार से आता हूं अमीश बाबू, तो हमारे राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर की एक बड़ी फेमस कविता है। जी, सुनाइए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हम शांति के पुजारी हैं, ये कोई मतलब नहीं है कोई हमें अशांत करेगा हम शांत रहेंगे। यही बालाकोट में भी दिखाया, यही उरी में भी दिखाया, यही बाकी भी दिखाएंगे। पर चुनाव में इसका मतलब क्या है? चुनाव में मतलब यह है कि कोई भी चुनाव हो, राष्ट्रीय हो या प्रादेशिक हो, जब गुजरात एक सरहद का प्रदेश है, समुंदर बगल में है, पाकिस्तान बगल में है, तो सुरक्षा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को लेकर कुछ असुरक्षा हुई है भारतीय जनता पार्टी में? जैसे अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं आया हूं तो सरकार बना के ही जाऊंगा। फिर कहूंगा, दिन में सपने दिखाने पर कहां पाबंदी है अमीश बाबू? वो आ जाते हैं मैदान में। गोवा में चले गए, हार गए, वापिस आ गए। उत्तराखंड में चले गए, अपना मुख्यमंत्री को उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, चले गए, हार गए। आग अभी लड़े हैं हिमाचल में, हालत वही होगी। यहां भी हालत, एक आध सीट भी नहीं आएगी। लेकिन मैं आपसे एक बड़ा सवाल करता हूं, उनकी सोच क्या है? उनकी पार्टी कहां है? बस अपने चले गए, कुछ ना कुछ वादा कर दिया, हार गए, अबाउट टर्न। हिंदुस्तान की राजनीति अमीश बाबू ऐसे नहीं चलती।
लेकिन पंजाब में तो वो जीत कर आए हैं, मतलब पंजाब आपने में और अच्छा दिल्ली किया। में वन साइडेड जीते हैं वो। अब मैं दिल्ली में क्या चल रहा है आपने भी दिखाया है, शराब कांड हो या उनके बड़े ही गुणी मर्यादा युक्त जो मंत्री जेल में आचरण कर रहे हैं। मुझे कभी कभी हंसी आती है, जेल विभाग केजरीवाल के अंतर्गत है और जेल मंत्री है सत्येंद्र जैन, और 6 महीने से बंद है। आज तक आजादी के बाद ऐसा नहीं हुआ एक मंत्री इतना दिन जेल में रहे इस्तीफा नहीं दे। अब क्या कर रहे हैं केजरीवाल साहब, भगत सिंह के समान उनका वो तो भारत रत्न देने की बात कर रहे हैं सुन उनको। लिया आपने, जबकि वो किसमें वो इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में। तो मामला राजदार को बचाने का है। लेकिन छोड़िए इस बात को, क्या हो रहा है पंजाब में, अलगाववाद, आतंकवाद के बिखरते हुए फैलते हुए पंख, सच्चाई है कि नहीं? तो ये क्या है कि जब भी आप सरकार में आएंगे तो आप, अच्छा है जनता ने वोट दिया, जिताइए, बढ़िया से काम करिए। लेकिन क्या केजरीवाल टेंशन है भारतीय जनता पार्टी की? अब मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा, कोई गुजरात की। टेंशन नहीं है। यहां डबल बैरल गन चलती है, दो पक्षों में लड़ाई होती है, भाजपा में और कांग्रेस में। लेकिन केजरीवाल कहते हैं संविधान में तो कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जिसमें इस्तीफा देने की बात हो अगर मंत्री जेल चला जाए तो। अन्ना हजारे के शिष्य काहे के लिए बने थे? नैतिकता की बात काहे के लिए करते थे? बंद कर दीजिए ना, ये दिखावा करना बंद कर दीजिए केजरीवाल साहब। एक संविधान के शब्द होते हैं, एक संविधान की नैतिकता होती है। पर आपने कभी ऐसा सोचा था अपने राजनीतिक जीवन में कि ऐसा काल आएगा कि एक जेल मंत्री जेल में बंद है और वो इस्तीफा नहीं देगा और फिर कहा जाएगा संविधान का प्रावधान दिखाओ फिर इस्तीफा दे? ये संविधान का मखौल है। और बाकी देखो, कहा जा रहा है फिजियोथेरेपी की जरूरत है। अब और उनका उनको समस्या ऐसी कि फिजियोथेरेपी की क्या पता जरूरत हो। और वो फिजियोथेरेपी कौन कर रहा है मैं बता नहीं सकता हूं। एलिज्ड रेपिस्ट इज बिकमिंग ए फिजियोथेरेपिस्ट। माइनर, वो भी माइनर का रेपिस्ट। दिस इज द मॉडल ऑफ मिस्टर केजरीवाल। कम ऑन। देखिए फिर कहता हूं, एक लोकतंत्र अमीश बाबू लोक लाज से चलता है। ये आपने लोक लाज की बात करी तो शब्दों की मर्यादा की भी बात होनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को रावण से प्रधानमंत्री की तुलना करी, जिस पर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री ने खुद बोला कि अब रामायण से रावण को ले आए हैं ये लोग मुझे गाली देने के लिए, मेरे को गाली देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भुना रही है इस गाली को? कांग्रेस कह रही है कि कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेल रही है। हम ही ने कहा था गाली पढ़ने के लिए, हम ही ने कहा था मौत के सौदागर की बात सोनिया गांधी ने जो कहा था, हम ही ने कहा था जहर की खेती, हम ही ने कहा मोदी हिटलर है, हम ही ने कहा मोदी को मार देंगे। और कौन थे वो? एक साहब, नाम छोड़ दीजिए, कि ये पीएम कभी नहीं बनेंगे। मैं कहता हूं मणिशंकर इनके चाय की दुकान खुलवा दें हम। और वो कौन साहब थे? 19 में क्या कहा था? चौकीदार, आगे भी नहीं बोल सकता। राहुल गांधी। 7 में हारे, 12 में हारे, 14 में हारे, 17 में हारे, 19 में हारे, 22 में हारे। फिर भी ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर से ये संकेत लगता है। क्यों आपको लगता है कि गांधी परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा होगा? राजनीति में आप तो अध्यक्ष हैं, वो सर्वे सर्वा है कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे। आपने साहब साबरमती के किनारे कितनी बड़ी बात कह दी, क्या बात है। इतना बड़ा सच आपने कहा है कि मैं इसको मान करके मुस्कुरा रहा हूं। कम ऑन अमित जी, मैं बात जो कहना चाह रहा हूं, इसके पीछे एक अहंकारी भाव है। मोदी जी को स्वीकारना नहीं। तू कौन है भाई? तू कहां से आ गया? प्राइम मिनिस्टर बन गया, बैठा हुआ है। ये तो हमारा मामला है, ये तो हमारा क्षेत्र है। आज तक नरेंद्र मोदी जी को सोनिया जी ने औपचारिक रूप से कभी बधाई दी है क्या? कभी फोन पर कहा है क्या? देखिए, राजनीति में आलोचना होती है, मैच खेलो, फाउल मत खेलो। अच्छा, एक आप कह रहे हैं कि उस तरफ से कहे जाते हैं। अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो राहुल गांधी के लिए बोला कि उनकी, क्योंकि अब दाढ़ी की लुक हो गई है, बोला कि अब ये इनकी दाढ़ी सद्दाम हुसैन जैसी लगती है, मुख्यमंत्री है। क्या आपको लगता है वो शोभा देता है ये सब शब्द? मैं इस पर एक ही बात कहूंगा जी, मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूं, न उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं आपसे एक बात कहूं, फिर आप बड़े अनुभवी पत्रकार हैं। राजनीति में व्यंग, हास्य, कार्टून, टीका टिप्पणी चलती है। हाँ? अब उन्होंने कहा कि आपने अपना हुलिया बदला तो आप गांधी जी का बना लेते, सरदार पटेल का बना लेते, नेहरू जी का बना लेते, तो ये क्या बना लिया? अब आप उसको हास्य में लीजिए, टीका में लीजिए, टिप्पणी में लीजिए।
और चुनाव में थोड़ा बहुत चलता है ये सब, वो मर्यादा विहीन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मेरे शब्द आप ध्यान रखिए। आप आपको लगता है सद्दाम हुसैन बोलना मर्यादा के अंदर है? अपने उन्होंने व्यंग किया है, अब इस पर हम और क्या बोले आपको। जी चलिए, मेरा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ गुरुवार को और करीब करीब बीजेपी का दावा है 10 लाख लोग इसमें जुटे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब कुछ दिखावा है, मेहनत इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि चुनाव हार रही है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। राहुल जी तो वहां भारत जोड़ो यात्रा में मार्शल आर्ट से एनर्जी ट्रांसफर सिखा रहे हैं। आज आप मुझे बहुत हंसा रहे हैं, इस धूप में भी साबरमती किनारे मुझे हंसा रहे हैं। अरे हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है थोड़ी थोड़ी। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको रोका है क्या? खरगे साहब आप भी निकालिए ना, यहाँ पर आपके लोग तो लड़ रहे हैं ना। आप एक दिन मोदी जी तो अकेले घूम रहे हैं, एक दिन आप एक रथ पर सोनिया जी, आप, राहुल जी, प्रियंका जी, खरगे जी, निकल जाइए। एक अरे भाई पर वो कह रहे राहुल जी भी तो मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। आपने देखा होगा उनका एक वीडियो, वो मार्शल आर्ट की एक टेक्निक सिखा रहे हैं जिसमें कहते हैं वो आप लोगों को यानी बीजेपी और आरएसएस को एग्जैक्टली वैसे ही करते हैं। मेरा खाली कहना है जी भैया, देखिए नहीं देखिए आपने वो नहीं देखी, मैं देखूंगा, लेकिन इसके लिए आप मार्शल आर्ट न जाइए, आप फील्ड में आके मार्शल आर्ट करिए ना। काहे एक दिन के बाद चले गए आप? और आप भारत जोड़ने निकले हैं उमेश बाबू और अमिश बाबू, तो एक बार अपनी पार्टी को जोड़ लेते। जयपुर में क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री कि हमारा पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो गद्दार है, बाकी सब भग गए, लेकिन आप वो कह रहे हैं ऑल इज वेल। अरे ठीक है भाई, वो ऑल इज वेल करते रहें, वो कितना वेल है आपका पत्रकार विरोध दिखा रहा है। हम देखिए, हमारा फिर कहना है राहुल गांधी प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने ऊपर हार का एक और ठीकरा नहीं लेना चाहते, बस ये कारण है। तो भारत भी जोड़ते, थोड़ा मेहनत करते, संगठन को आगे बढ़ाते, तो वो सब तो है नहीं, ये समस्या है। और अगर हम करते हैं तो उनको परेशानी है। जयराम रमेश का एक बयान आया जो कांग्रेस के मीडिया चीफ है कि यूसीसी की बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए करती है चुनाव के बीच में क्योंकि वो चुनाव को पोलराइज करना चाहती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात। और हम देखें ट्रैक रिकॉर्ड है, उत्तराखंड के चुनाव से पहले आपने ऐसे ही करा, गुजरात के चुनाव से पहले हर्ष सांघवी और भूपेंद्र पटेल की सरकार इसको लेकर आई, क्यों? देखिए एक बात पहले कह दूं जी, जब से जनसंघ बना है तब से यूसीसी हमारा कमिटमेंट है मैनिफेस्टो में। 14 के भी और मैनिफेस्टो में था, 19 के मैनिफेस्टो में। बिल्कुल, लेकिन लागू तो चुनाव से पहले किया। एक मिनट सुनिए आप। पहले आपने जिस सज्जन का नाम लिया है जयराम रमेश का, वो साफ साफ बताएं कि कांग्रेस पार्टी यूसीसी को मानती है कि नहीं मानती है। ये आर्टिकल 44 संवैधानिक दायित्व है, वो मानते हैं इसको। जो हमारे कमिटमेंट हैं हमने किया करके दिखाएंगे, और हमारा इन सबों के अलावा बड़ा कमिटमेंट है कि भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना, वो भी बनाएंगे। हमारा कमिटमेंट है सनातन धर्म के प्रतीकों को आगे बढ़ाना, क्या बद्रीनाथ, क्या सोमनाथ, वाया विश्वनाथ, क्या महाकाल, ये भी करके दिखाएंगे। और आज जब मैं यहां बैठा हूं तो अमिश बाबू और आपके दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं। जी 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 जी, नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर का लोकार्पण करने से क्यों रोका था? सरदार पटेल और कन्हैयालाल मुंशी को क्यों रोका था? वो मंदिर जो गजनी ने 1000 साल पहले तोड़ा था, 2000 साल पहले, उसको नहीं बनने दे रहे थे। एक सवाल, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो ये नाइंसाफी हो जाएगी। राहुल गांधी कहते हैं कि भारत जोड़ो, क्योंकि आप संघ परिवार से हैं, संघ परिवार से इसलिए क्योंकि आप विद्यार्थी परिषद में रहे। क्या राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मूल कारण है जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैला रही है, उस नफरत से लड़ने के लिए, उस पर आपका रिएक्शन क्या है एज अ स्वयंसेवक? देखिए, मैं उनको दो ही बात, ठीक है मैं स्वयंसेवक रूप में ही बात कर रहा हूं जी। राहुल गांधी, अगर आपको एक सीख देने की इच्छा है, अगर आप इस सीख लेने को तैयार हो तो जी, आप विरोध कर रहे हैं, आपकी माताजी विरोध करती हैं, आपके पिताजी विरोध करते थे, आपके स्वर्गीय ताऊ जी संजय गांधी विरोध करते थे, आपकी दादी जी इंदिरा गांधी और नेहरू जी भी विरोध करते थे। चलिए, क्योंकि अब नंबर गेम की बात हो रही है, कौन कहां चला गया, कौन कहां नहीं चला, बता दिया। आखिरी सवाल, क्योंकि मैं सवाल हर बार ही पूछता हूं। पहला राउंड हो गया, दूसरा राउंड होगा, बीजेपी का कितना नंबर है? नंबर देखना और देना अमीश देवगुन जी का काम है, पर आपकी राय क्या है? मेरा कहना यह है, ये जीत अभूतपूर्व, ऐतिहासिक, प्रामाणिक और सबसे बड़ी जीत होगी। और मतलब आप कह रहे हैं कि ये बारी 130 पार 120 पार हो जाएगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी। चलिए,
आने वाले दिन बताएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ये थे रविशंकर प्रसाद साबरमती के रिवर फ्रंट से, खासतौर पर हमारे साथ आए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका हमसे बात करने के लिए।